मैंने कल ही आपको बता रहा था कि 1945 के बाद में यह सुस्पष्ट था कि अंग्रेज कभी भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं। हो तो फाइनल तो गया था 1940 के बाद, अगस्त प्रस्ताव लाए थे, अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने कह दिया था हम भारत को छोड़ के जाएंगे। 45 में तो साफ साफ ही हो गया था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म होते का उन्होंने हम जाएंगे। और केवल भारत को आजाद नहीं करके गए थे, अंग्रेजों ने जहां जहां उनके कब्जे थे दुनिया में सब जगह आजाद हो गए थे। अंग्रेजों ने कोई इस दौरान में कोई 20-30 देश आजाद किए थे। कारण था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनसे संभल नहीं रहे थे, उनका देश बर्बाद हो गया था। हिटलर ने इतनी मिसाइलें मारी थी लंदन पे, लंदन धुआं धुआं कर रहा था, इसलिए उनके बेचारों की खुद की नहीं पार पड़ रही थी, अपने को कहां संभालते। तो उनका भाई साहब राम रूमी है, तुम तुम्हारा जानो, तुम्हारा काम जानो, हम तुम्हारे देश से वापस जाएंगे। तो कई बार मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब हम ये कहते हैं कि 47 में हमने देश आजाद करवाया, किया करके गए, क्योंकि इसी दौरान युगांडा रवांडा तवांडा भी आजाद हो गए थे। तो युगांडा रवांडा तवांडा को आजाद कौन करा रहा था, वो भी तो हो ही रहे थे ना आजाद। इसी टाइम में श्रीलंका बर्मा आजाद हुए, तो उनको भी तो किसी ने तो करवाया होगा, तो आजाद होने ही थे। समय का चक्र ऐसा ही था, उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन जो था वो समाप्ति हो रहा था कि नहीं, ये थ्योरी गलत साबित हो रही थी कि अब किसी भी देश पे कब्जा नहीं करना है, अब अपने अपने देश में जाके रहो और अलग अलग देशों से व्यापार वाणिज्य स्थापित करो। तो वो जब 45 के बाद ये क्लियर हो गया भाई जाएंगे, 46 में आया कैबिनेट मिशन। क्या आया? और कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कह दिया भाई अब हम जाएंगे, फटाफट तुम्हारे देश का संविधान बना लो। क्या बना लो? संविधान। तो संविधान सभा के चुनाव करवा दिए उन्होंने 46 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। 46 में अपने नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, 46 में ही नेहरू जी प्रधानमंत्री है, वल्लभ भाई पटेल अपने गृह मंत्री है, वो आपके सरदार बलदेव सिंह जी थे वो अपने रक्षा मंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद अपने कृषि मंत्री है, सब लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट दिए हुए। पर 46 तक अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, एक ही भारत रहेगा, भारत एक ही रहेगा, हम अलग से बंटवारा नहीं करेंगे। और 46 में कैबिनेट मिशन जब आया था 46 में, तब जिन्ना भी राजी था, और जिन्ना ही कह रहा था एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैबिनेट मिशन के सामने तो जिन्ना भी हां भर गया था कि ठीक है एक। और उन्होंने कहा है संविधान सभा बनाते हैं, संविधान बनाएंगे, और जहां जहां मुसलमान ज्यादा है उन राज्यों का संविधान तुम अलग से बना लेना। कैबिनेट मिशन एक सिफारिश रख गया था कि केंद्र का संविधान अलग होगा, राज्यों का संविधान अलग। जिन्ना का यह कहना था कि भारत में हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम है, इसलिए हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, इसलिए हमें यह देश नहीं चाहिए, हमें तो हमारा देश अलग से चाहिए। तो कैसे अत्याचार करेंगे? तो साहब ये सारे कानून अपने हिसाब से पास कर लेंगे, और इनके कानून हिसाब से पास होंगे तो मुसलमानों पर अत्याचार होगा। तो अंग्रेजों ने जिन्ना को राजी किया, कहा जहां जहां मुसलमान ज्यादा है तू तेरे कानून अलग बना लेना, सेंटर के अलग, राज्यों के अलग, जैसे कश्मीर में 370 थी वैसे अलग कर लेना यार तुम्हारे। तो जिन्ना तब तो राजी हो गया, जिन्ना ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। अब हुए संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा में लगभग सीटें थी 389। कितनी सीटें थी? 389 के आसपास सीटें थी। उस समय एक सिस्टम और हुआ करता कि अपने यहां पे एक सिस्टम चलता सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। क्या हुआ करता? पृथक। कुछ सीटें ऐसी थी, कुछ क्या 78 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 78 सीटें ऐसी थी जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। चुनाव भी कौन लड़ेंगे? मुसलमान। वोट भी कौन देंगे? आजकल होता है, आजकल गांव में सरपंच वाले चुनाव आने वाले होते हैं, तब हर कोई पूछता है कौन सी पर्ची आई, सरपंच कौन लड़ेगा तुम्हारे गांव? तो आता ना कई बार ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, महिला, अलग अलग आता ना। तो अब मान लो ये आ गया कि भाई ओबीसी की सीट आ गई, ओबीसी की सीट का मतलब है चुनाव ओबीसी वाले लड़ेंगे, वोट तो सारे देंगे। उसमें यह था कि जो चुनाव लड़ेगा वही वोट देंगे, बाकी वाले वोट भी। तो 78 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट दें, और ये सारी की सारी जिन्ना जीत गया। मुस्लिम लीग एक पार्टी है, तो कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, भाई मुसलमान लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी का मुसलमान लड़ सकता है, तो कांग्रेस ने भी अपने खड़े कर दिए, इधर जिन्ना ने भी अपने खड़े कर दिए। जिन्ना जीता 78 में से 73। कितनी सीटें जीत के आया? कांग्रेस के 0, एक सिंगल सीट नहीं मिली कांग्रेस वालों को, एक सिंगल मुसलमान नहीं जीता, सारे के सारे जिन्ना के जीत के आए। तो जिन्ना राज, जिन्ना का यस मजा है, सारी की सारी क्लीन स्वीप मारा है, सारी की सारी सीटें जीते हैं। तो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने आगे जिन्ना को समझा कि साइड में मैथमेटिक्स में कमजोर आदमी, टोटल सीट कितनी है? तो उसने कहा 389। तुम कितनी जीते हो टोटल में से? कहा हम जीते 73। कितने % होती है? 24-25% के आसपास होती है। कह दी सारे खड़े हो जाओ 73 कि ये कानून हम बनवाएंगे। बनवा सकते हो क्या? करना का सारे खड़े हो जाओ और कहो ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, तो रद्द करवा सकते हो क्या?
जिन्ना ने कहा मैं नहीं खेल रहा। पहले जो जिन्ना कह रहा था हम एक भारत में रह जाएंगे, अब जिन्ना ने वापस कहना शुरू किया कि हम भारत में नहीं रहे। अब अंग्रेज अड़ गए। अंग्रेजों ने कहा पहले तूने आई क्यों भरी, पहले तू हां भर गया था कि हम एक में रहेंगे, अब हम एक में रखेंगे, अब हम तेरे को अलग पाकिस्तान नहीं देंगे। जिन्ना ने अंग्रेजों का कि मैं पूछ नहीं रहा आपसे, बता रहा हूं, लेंगे और लेना आता है मुझे, कैसे लेना आता वो मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। और मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है। क्या मनाती है? जहां पर संख्या में ज्यादा हो वहां पे दंगे कर दो, भयंकर भयंकर दंगे देश के अंदर। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले सरेंडर किया और कांग्रेस को सबसे पहले लगा कि इस प्रकार से दंगे हुए तो हालत तो खराब हो जाएगी। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने सीधा सीधा सा कहा अलग करो रहे, जो साथ रहना ही नहीं चाहता उसको जबरदस्ती क्यों साथ रखना है। और यदि शरीर में अंगूठा खराब हो जाए तो अंगूठा काट के फेंकते हैं, ये नहीं कि पूरे शरीर में जहर फैले और पूरे शरीर का वेट करते हैं कि पूरा शरीर कब मरे। अलग करो, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते उनको हम भी साथ रखना नहीं चाहते। इसलिए माउंटबेटन अपने यहां पे माउंटबेटन ने पहली बार यह कहा कि दो देश बनाएंगे। इससे पहले कोई भी अंग्रेज दो देश के पक्ष में नहीं है। जितने अंग्रेजों की रिपोर्ट है सब करे ना, दो तो हम किसी सूरत में नहीं करके जाएंगे, हम एक करके जाएंगे। माउंटबेटन जब 3 जून वाला प्लान देता है अपना 1947 में, तो माउंटबेटन ने पहली बार कहा कि हम भारत अलग करेंगे और पाकिस्तान अलग करेंगे। अब 3 जून को एक क्रिस्टल क्लियर था कि दो देश बनेंगे, एक देश होगा भारत और एक देश कौन सा होगा? पाकिस्तान। अब यह समस्या ही, जब एक देश था तब तो अंग्रेजी करे थे, एक देश होगा उसी में भारत, उसी में पाकिस्तान, उसी में राजा, अलग नहीं जान देंगे। पर दो होंगे तब तो चॉइस है ना, कोचिंग एक ही हो तब तो एडमिशन यही लेना, कहां जाओगे? पर आपके सामने यदि कोचिंग 10 है तो आपके पास चॉइस है, आप यहां भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं एडमिशन। तो अब राजाओं का क्या होगा? अब राजा इधर जाएंगे, राजा उधर जाएंगे। इसलिए सबने अपने अपने पत्ते फेंके। उधर जिन्ना अपने राजाओं से बात कर रहा है कि तुम इधर आ जाओ, तो अपने वालों को लगा ये जिन्ना लेके जाएगा, और वो चालू आदमी पड़ता था, वो ले भी जाता है इनको कईयों को। तो भारत सरकार को लगा कि यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि राजाओं से बातचीत की जिम्मेदारी आपकी, आप इन राजाओं से बातचीत करो। और एक डिपार्टमेंट बनाया पूरा हमने, रियासती सचिवालय। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? रियासतों के काम करने के लिए एक सचिवालय था, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट बनाया 5 जुलाई 1947 को। कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947। और इसमें अध्यक्ष तो बनाए गए आपके वल्लभ भाई पटेल। कब आप काम करोगे? एक आप जैसा आईएएस दिया गया साथ में कि यार लिखा पढ़ी का काम कौन करे, साइन कौन करवा करवा के लाएगा? उस बंदे का नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? तो सचिव जो बनाए गए थे वो तो कौन थे? वीपी मेनन। और जो मंत्री के अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? वल्लभ भाई। आप जब आरएस बनोगे तब आप देखोगे किसी भी मंत्रालय में 2 प्रकार की चीज होती है, एक जनता का आदमी, एक सरकार का आदमी। जनता का आदमी तो मतलब जो चुनाव से जीत के आया वो, सरकार का आदमी मतलब जो आरएसआईएस होता है। तो सरकार के आदमी तो हो गए आप, जनता का आदमी होगा जो मंत्री जी बनेंगे वो। तो किसी भी डिपार्टमेंट में 2 चीज होती है, एक होता है मंत्री, एक होता है सचिव, है ना? कभी देखना वित्त मंत्री, वित्त सचिव, गृह मंत्री, गृह सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव। तो रक्षा मंत्री नेताजी, रक्षा सचिव आप जैसा कोई आईएएस बैठा है वो वहां पे साइन कर रहा है। राजस्थान की बात है तो यहाँ पे कोई आरएस बैठा होगा या सीनियर कोई दूसरा आईएएस बैठा होगा, वो यहाँ पे साइन कर रहा होगा। तो यहाँ पे मंत्री तो कौन बना दिए गए? वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन बना दिए गए? वीपी मेनन। कौन सा विभाग है? कब बनाया गया? नाम से पता चलता है ये किससे बातचीत करेगा? रियासतों से। लिखो, वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी तो ये है कि राजा को जाके समझाओ कि तुम पाकिस्तान में शामिल मत हो, किसमें शामिल हो जाओ? भारत। और वीपी मेनन की जिम्मेदारी ये है कि तू जाके साइन करवा। मैंने जाके बात कर ली, अब फटोफट हाथों हाथ डॉक्यूमेंट तैयार रख लो, राजा जी इधर साइन, वल्लभ भाई पटेल के इधर साइन। तो सचिव वाला काम तो कौन कर रहा था? वीपी मेनन। समझाने बुझाने का काम कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई। पर अब समस्या दूसरी है इनके सामने। जब ये किसी राजा के पास गए, राजा कहा कि हाँ राजा जी बताओ भारत में मिलोगे कि पाकिस्तान में? तो राजा ने कहा रुको रुको रुको, एक बार अंग्रेजों से पूछ लो कि भारत में मिलूंगा या पाकिस्तान। अंग्रेजों से क्या पूछना, आप बताओ। कहा नहीं साहब मैं तो बता ही नहीं सकता। 1818 वाली संधियां ये कहती है कि अंग्रेजों से बिना पूछे किसी भी प्रकार का विदेशी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों का क्या ठीक मराया तुमने, तुम खुद ही कहते हो कि यार जाके बात कर लो और खुद की संधियां है। अंग्रेजों ने कहा सॉरी यार वल्लभ भाई पटेल, ये अभी हम खत्म कर देते हैं। इसलिए अंग्रेज बेचारे 18 जुलाई को एक्ट लाए, एक 18 जुलाई को एक्ट पारित किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लंबा चौड़ा एक्ट था जिसमें क्या कहा गया कि भारत आजाद है। इसमें एक धारा थी 8 नंबर, सेक्शन कौन सा था?
और इस 8 नंबर सेक्शन में अंग्रेजों ने लिख के दिया कि राजाओं के साथ हमारी जो भी संधियां थी वो समाप्त। अब राजा अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। राजाओं के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने राजाओं को बुलाया और बुला के कहा कि भाई आज के बाद हमारा और तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध। राजाओं का नहीं समझ में नहीं है क्या मतलब, कैसे संबंध कैसे टूट गया। अंग्रेजों का सिंपल सा मतलब है तलाक, तलाक, तुम तुम्हारे हमें हमारे। लिखो कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता। इसका मतलब अब आप किसी की तरफ आ सकते हो, अब साइन करवाए जा सकते हैं। अब एक दूसरा पंगा है, अब जब किसी राजा से साइन करवाने गए वल्लभ भाई पटेल, अब तो करो, अब तो तुम्हारा अंग्रेजों के साथ तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है साहब साइन तो हम कर देंगे। पर अब दिक्कत दूसरी कि ठीक है हम भारत में शामिल हो जाएंगे, पर जब हम भारत में शामिल होंगे उसके बाद हमारा क्या होगा? अब तक हमारा एक अलग देश था, अब इस देश को एक दूसरे देश में मर्ज करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी। मेवाड़ वालों ने कहा हमारा एक देश 1200 साल पुराना है, 700 समथिंग के अंदर हमारा एक पूर्वज बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना कर दी थी। आज 1900 चल रहा है, 1200 साल से हमारा एक देश है, हमारी एक आर्मी है, हमारे अलग सिक्के हैं, हमारा एक अलग झंडा है, हमारी एक अलग कल्चर है। इसका मतलब आप अचानक एक दिन आता है, दिन आके कह दो कि साहब पूरी मेवाड़ की कल्चर, मेवाड़ का इतिहास समाप्त है, तो वल्लभ भाई पटेल ने विश्वास दिलाया ना 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 ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहब। वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वे रियासत जिनकी जनसंख्या और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, जनसंख्या तो कितनी हो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, उनको राज्य बनाएंगे। उनको क्या बनाएंगे? वो अलग राज्य बनाया जाए। राज्य कैसे? जैसे हमारे एक राज्य है पंजाब, भारत में एक राज्य है पंजाब, तो पंजाब राज्य अपने पंजाब की कल्चर को फॉलो कर सकता है। पंजाब राज्य कह सकता है हम तो भाषा कौन सी पढ़ाएंगे? पंजाबी। हमारे यहां पे तो पगड़ी रखने का अधिकार है, हालांकि पूरे भारत में दे दिया, पर भारत में नहीं देते तो पंजाब तो दे ही सकता है। हमारे लोगों को यह है, हमारे यहां पर गुरुद्वारे बन सकते हैं, हमारे गुरुद्वारों में इस प्रकार के किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा। तो मेवाड़ एक बड़ा राज्य है, तो मेवाड़ को अलग घोषित कर देंगे और मेवाड़ वाले अपनी कल्चर फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेवाड़ अपनी सेना नहीं रख सकता और मेवाड़ अपने विदेश के संबंध दूसरों के साथ नहीं बना सकता। ये 2 चीजें सेंटर रखेगा, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे हिसाब से डिसीजन लेना कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारी कल्चर आराम से फॉलो करना। पर केवल वो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, ये जो छोटे छोटे है ना, जिनकी जनसंख्या 20,000 और इनकम 2 लाख है, तुम्हें भाई साहब नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम मर्ज करेंगे। किस में मर्ज करोगे? तो या तो हमारा जो पहले से राज्य है उसमें मर्ज कर देंगे। पहले से राज्य मतलब अंग्रेजों के टाइम के राज्य थे, यूपी, एमपी, बॉम्बे, मद्रास, ये राज्य थे, इनमें मर्ज कर देंगे। या तुम्हारे को 2-4 को मिला के मर्ज कर देंगे। 2-4 को मिला के मर्ज करेंगे मतलब जिससे तुम्हारी जनसंख्या हो जाए 10 लाख और इनकम तुम्हारी हो जाए 1 करोड़। या कोई केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मिला देंगे, जैसे अजमेर के पास में कोई रियासत पड़ी है छोटी सी, तो उधर मिला दो। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो छोटे हैं उनकी तुम्हारी मर्जी आएगी वैसे करेंगे, और जो बड़ी रियासत है उनको अपनी स्वतंत्रता रखने का अधिकार है। भारत में तो रहेगी, लेकिन भारत में उनको हम राज्य बना देंगे। क्या बना देंगे? आई बात समझे? तो बड़ी रियासतों को तो राज्य बना दिया जाएगा और छोटी रियासतों का किसी दूसरे राज्य के अंदर क्या कर दिया जाएगा? बड़ी रियासतें कौन सी मानी गई? जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से। लिखो राजस्थान में कितनी रियासत है? सबसे पहले साइन किए, मैंने आपको कल ही बताया था, 7 अगस्त को सबसे पहले साइन करता है बीकानेर। कौन साइन करता है? बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन से राजा थे? सबसे लास्ट में 14 अगस्त को साइन करते हैं धौलपुर, और धौलपुर के राजा थे वसुंधरा राजे के ससुर जी। वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी हैं ये उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जी ने सबसे लास्ट में साइन किए थे, बीकानेर वाले शार्दुल सिंह ने सबसे पहले। मैं रीजन भी बताता हूं, देखो शार्दुल सिंह वाले साइन के। बीकानेर के अंदर एक नहर आया करती थी, गंग नहर। कौन सी नहर थी? गंग नहर निकल के आती है पंजाब में एक जगह से, फिरोजपुर। कहां से निकल के आती है? फिरोजपुर से निकल के आती है। गंगा सिंह लेके आए थे, शार्दुल सिंह के पिता थे। 1927 में गंग नहर लेके अंग्रेजों से समझौता करके, क्योंकि पंजाब किसके पास था? अंग्रेजों के, इसलिए पानी कहां से लेना? पंजाब से। तो समझौता भी किससे करेंगे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से समझौता किया कि पंजाब का पानी हमें दे दो, हम नहर बना लेंगे, आप पानी दे दो। अंग्रेजों ने, गंगा सिंह के दोस्त थे अंग्रेज, अंग्रेजों ने गंगा सिंह की बात मानी, उनको नहर का पानी दे दिया और बीकानेर के अंदर पानी आ गया। गंग नहर आ गई, राजस्थान की पहली नहर है वो। कहां से आती है? पंजाब में, फिरोजपुर। अब जब कहा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा तो आधा पंजाब जाएगा पाकिस्तान के पास और आधा पंजाब आएगा अपने पास, और आधा नहीं 3/4 जाएगा पाकिस्तान के पास और 1/4 आएगा अपने पास। तो फिरोजपुर पाकिस्तान में जा रहा था। फिरोजपुर किधर जा रहा था? अब यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान कभी भी गंग नहर का पानी रोक सकता है।
बीकानेर पे प्रेशर बनाने का सीधा सा तरीका है कि वो कह दे कि भाई फिरोजपुर का पानी रोको, तो बीकानेर में गंगा नहर में पानी जाएगा नहीं, बीकानेर भूखा मर जाएगा। बीकानेर का राजा कौन है? बीकानेर का भारत का गवर्नर जनरल है माउंटबेटन। कौन है? मैं आपको एक दिन बता रहा था कि माउंटबेटन ने जापान से सरेंडर करवाए थे बर्मा में। 15 अगस्त 1945 को जापान से सरेंडर माउंटबेटन करवाता है। कहां पर? बर्मा। बर्मा में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का जो जनरल है वो कौन है? माउंटबेटन। बर्मा में बीकानेर की तरफ से गंगा सिंह जी लड़के आए थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बीकानेर की सेना गई थी, उसमें गंगा सिंह जी लड़के थे। इसलिए गंगा सिंह और माउंटबेटन बहुत अच्छे दोस्त थे। गंगा सिंह मर गए तो उनका बेटा राजा बना हुआ। राजा कौन है? शार्दुल। इसलिए शार्दुल सिंह ने जाके माउंटबेटन कहा कि अंकल मरा देंगे, यदि फिरोजपुर पाकिस्तान के अंदर चला गया तो पाकिस्तान कभी भी हमारा पानी रोक देगा, तो ये लफड़ा होगा इधर। तो माउंटबेटन ने कहा कि तुम चिंता ही मत करो, मैं फिरोजपुर वाला इलाका पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा, फिरोजपुर वाला जो पंजाब है ये भारत के अंदर आएगा। तो शार्दुल सिंह ने कहा तो हम भारत में साइन करने के लिए तैयार है। तो बीकानेर सबसे पहले साइन करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि बीकानेर जानता था कि यदि फिरोजपुर उधर गया तो अपना पानी कभी भी बंद हो सकता है, और पाकिस्तान पानी बंद करके किसी प्रकार का दबाव बनाएगा। इससे अच्छा है फिरोजपुर भारत के अंदर रहे, अपने किस में शामिल हो जाते हैं? भारत। तो सबसे पहले साइन तो किसने किए? उदयभान सिंह जी कई दिन जिन्ना के चक्कर में थे, और जिन्ना ने उनको कहा कि तुम इधर आओ, मैं नेता बनाऊंगा तुमको इधर। तो उदयभान सिंह ने कई दिन तो चक्कर काटे इधर उधर। फाइनली बाद में समझ में आ गया कि धौलपुर बीचों बीच पड़ा है, राजस्थान के इधर पड़ा है, यूपी की साइड में पड़ा है। अब धौलपुर टप्पा खा के पाकिस्तान में कैसे जाए? भाई पाकिस्तान की बाउंड्री पर है, वो तो पाकिस्तान में जा सकता है, बाकी पाकिस्तान में कैसे जाएगा? तो उदयभान सिंह जी ने कहा तुम भी साइन करवाओ। तो 14 अगस्त को साइन कौन कर गए थे? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, जो मैं कल आपको बात कर रहा था कि हमने साइन 15 अगस्त से पहले ही कर दिए। 15 अगस्त वाले दिन तो अपने सब जगह तिरंगा था यहां पे। तो लिखो 47 में जब आपका देश आजाद होता है, देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान ने 47 में आजाद होते ही थोड़े दिन बाद 3 हमले किए। कितने हमले किए? 3 तरफ हमले किए उसने। पाकिस्तान एक हमला करता है कश्मीर। कहां करता है? पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान। कहां पर करता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था, अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को आजाद किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान और ईरान के बीच की एक टेरिटरी है। अंग्रेजों ने कहा था बलूचिस्तान भारत में नहीं है, अलग है, अलग से छोड़ के जा रहे थे वो उसको, पर पाकिस्तान उधर बलूचिस्तान पर हमला करता है। पाकिस्तान एक हमला करता है जैसलमेर। कहां करता है? 3 हमले। किधर किधर? कश्मीर, बलूचिस्तान। पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरे को खा गया। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है। कश्मीर में आधे में पहुंच गया पाकिस्तान। कितने पहुंच गया? तब कश्मीर के राजा जी जागे। कश्मीर के राजा जी थे हरि सिंह। क्या नाम था? और हरि सिंह जी को पहले यह लगता था कि कश्मीर अलग आजाद रहेगा। क्या फायदा आजाद रहेगा? तो उनको लगा कि एक साइड में रहेगा भारत, एक साइड में रहेगा पाकिस्तान, एक साइड में रहेगा अफगानिस्तान, एक साइड में रहेगा रसिया, एक साइड में पड़ा तिब्बत। हम इतने देशों के बीच में होंगे। ऊपर वाली बाउंड्री लगती है, आप कभी देखना, ऊपर उज्बेकिस्तान और देश तो अब बने, पहले तो रसिया हुआ करता पूरा, तो ऊपर से बाउंड्री लग जाएगी। इतने देशों के बीच रहेंगे। टूरिस्ट पैलेस, पर्यटक सारे के सारे अपने आएंगे। जैसे यूरोप में छोटे छोटे देश आपके कि चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्या क्या कमा के खा रहा है स्विट्जरलैंड? यही तो है कि वहां पर्यटक जाते, निमोनी तो मना के आ रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं वहां पे? तो कश्मीर आ जाएंगे और मेरा देश आराम से प्रगति करता रहेगा। लेकिन अब उधर से पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान हमला किया तो हरि सिंह की आर्मी में सबसे पहले बगावत हुई, और हरि सिंह की आर्मी के खूब सारे सैनिक पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए। अब हरि सिंह के समझ में आई कि सेना ही साथ नहीं है, अपने तो पब्लिक भी उधर जाना चाहती है और अपने तो फौजी भी उधर जाना चाहते हैं। तो हरि सिंह जी भाग के नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी फटाफट आर्मी भेजो और हमारे कश्मीर को बचाओ। नेहरू जी ने कहा तुम्हारा अलग देश, हम क्यों बचाएं? तो कहा हम विलय के लिए तैयार है, साइन करो। लो ये किए साइन। अब भारत ने अपनी भेजी सेना, लेकिन भारत की सेना को कहा गया भाई पाकिस्तान उधर से आ रहा है, पाकिस्तान को रोको। तो पाकिस्तान आधे तक आ गया था, ये कश्मीर है मान लो, तो यहां तक पाकिस्तान आ गया। इंडियन आर्मी गई, उसने यहां जाके पाकिस्तान को रोक दिया। उस दिन थोड़ा सा बस इतना ही दिमाग लगाना था कि कश्मीर के राजा ने भारत में आने के साइन कर दिए, इसका मतलब पूरा अपना है, पूरा अपना है। तो इतने पे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, अपनी आर्मी को इतना सा ऑर्डर देना था कि भगा दो, और अपनी आर्मी आराम से कर जाती। उस दिन बस हम ये एक गच्चा खा गए। हमने कहा जहां जो है वहीं रुक जाए। अब यूएनओ संभालेगा इसको। कौन संभालेगा? तब से यूएनओ संभाल ही रहा है।
बस यहां गच्चा खाए हम और कुछ ही नहीं है। हमने रिटेलिएट किया था, उनको वहीं रोक दिया था। इंडियन आर्मी ने इंच आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। जहां अब इंडियन आर्मी पहुंची उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं पाया, वहां रोक दिया गया था। अब हम कहते हैं ये हमारा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहता है इस पे भारत ने कब्जा कर रखा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आईओके, कश्मीर कहता है हम आजाद है, हम न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। तो लोचा समझ नहीं आ रहा ढंग से कि कौन किधर जाना चाहता है, कौन किधर नहीं जाना चाहता है। कश्मीर खा गया आधा, बलूचिस्तान खा गया पूरा। उसका एक हमला किधर हुआ? अब जैसलमेर के राजा को पता चल गई बात कि यार ये तो लोचा हो गया आपने। और अब अपने क्या करेंगे उधर से? अच्छा, पाकिस्तान ने तीनों जगह अपनी आर्मी नहीं भेजी। पाकिस्तान की हाई आर्मी थी, लेकिन आर्मी वाले एक भी आर्मी की ड्रेस में नहीं, सारे के सारे वो कबीलाई कपड़े, जो आसपास की जनजातियां जो कपड़े पहने। वैसे भी पाकिस्तान की सेना की ड्रेस सलवार कुर्ता है, दुनिया का एकमात्र देश जिसके सैनिक सलवार कुर्ते पहन के लड़ते हैं। फिर क्या ही लड़ते होंगे, उनकी ड्रेस को देख के पता चलता है। और तो पाकिस्तान की सेना के बड़े शानदार किस्से हैं। नहाते नहीं थे, बड़े अजीब से लोग थे। एक बार कौन अमेरिका का कोई राष्ट्रपति था, भगवान जाने कौन है, और उसने एक बार जनरल था कोई, उसका अमेरिका कोई बड़ा नेता था, वो इनके आया बार आर्मी को देखने के लिए गया। अब इनके आर्मी वाले खड़े, सारे आर्मी वाले खड़े। उस अमेरिका वाले ने नोटिस किया कि वो सीधे नहीं खड़े हो रहे, सलवार कुर्ते पहने हुए, कोई इधर खुजली करे। तो उसने कहा रे क्या है ये, और उसने आके वापस जो पाकिस्तान का कर्नल वर्नल था उसको, कर्नल को ना आके कहा कि यार इनके ना अंडरगारमेंट चेंज करवाओ, इनके सबकी खुजलियां हो रखी है, और ये देखा जाना चाहिए थोड़ा। अब कर्नल साहब के भी अंग्रेजी इतनी ही समझ में आई। कर्नल साहब गए अपने सैनिकों को जाकर कि सोल्जर्स अंडरगारमेंट्स चेंज करेंगे। अब्दुल रशीद को देगा, रशीद हारून को देगा, हारून अपने आपस में चेंज करवा लिए। तो इतना ही दिमाग था उधर को, ज्यादा लपड़ा था नहीं। तो कबीलाई घुसे उधर से। अच्छा, वो कबीलाई घुसे, वो ड्रेस पहनी हुई, जनजातियों की ड्रेस पहनी। तो पाकिस्तान साफ साफ कहे कि भाई हमने तो हमला किया नहीं, हमारे तो जनजातियों ने हमला कर दिया, सेना तो हमारी कहीं जा ही नहीं रही, तो आप सीधा सीधा तो एक्शन भी नहीं ले सकते। जैसलमेर वालों को जैसे पता चला यार अपने पे उधर से हमला हो गया, तो जैसलमेर ने सहायता मांगी जोधपुर से। किससे सहायता मांगी? जोधपुर के राजा हणवंत सिंह थे। हणवंत सिंह जी का कि हणवंत सिंह जी हम पे पाकिस्तान का अटैक हो गया, हमारी सहायता कीजिए। जोधपुर ने अपनी थल सेना और अपनी एयरफोर्स दोनों भेजी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। जोधपुर में आजादी से पहले 12 हवाई अड्डे थे और नियमित उड़ानें भरा करती थी जोधपुर से यूरोप की। वो देश था भाई, एक पहले देश था, तो मैकेनिज्म तो रहा होगा देश का, यूं गावड़ा थोड़ी था कोई। जब अंग्रेजों के साथ संधि है, अंग्रेज बराबर बिठा रहे हैं उस आदमी को, तो कुछ तो पुदीना है उसके पास में। तो जोधपुर ने अपनी एयरफोर्स उतारी और जोधपुर ने अपनी इन्फेंट्री उतारी, दोनों उतारी। लेकिन एयरफोर्स ने जब ऊपर से जाके देखा कि यार ये तो कोई मुट्ठी भर से सैनिक है, कबीला ही है, ज्यादा है भी नहीं, और कुछ ही नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान वाले उधर से घुसे, गांव में आग लगा रहे थे, गाय वायों को खोल के लेके जा रहे थे, महिलाएं को अकेली है तो उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे, गांव वाले को मिल गए तो मार रहे, वैसा कुछ कांड कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि यार एयरफोर्स की तो जरूरत ही नहीं है, इन्फेंट्री जाके भगा देगी। और जोधपुर की इन्फेंट्री गई, जैसलमेर की इन्फेंट्री के साथ जाके लड़ी और पाकिस्तान को भगा दिया उधर से। उस दिन जैसलमेर की एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से जोधपुर पर डिपेंड है। जिधर जोधपुर जाएगा उधर अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यदि कोई बचा रहा है इस इलाके के अंदर तो कौन बचाएगा? क्योंकि अपनी लोकेशन ऐसी है कि अपने उस साइड में क्या है? पाकिस्तान। इसलिए जैसलमेर वालों से कहा भाई तुम्हारा क्या करना है, तो उन्होंने कहा हमें तो जोधपुर में मिला दो। किधर मिला दिया था? अच्छा, उस समय जैसलमेर में राजा हुआ करते जवाहर सिंह। राजा कौन थे? और जब ये हमला इधर से हुआ, तो भाई जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा को कहा कि आप अपना महल छोड़ के जोधपुर आ जाओ। एक प्लेन गया, प्लेन को कहा कि रॉयल फैमिली को पूरी को रेस्क्यू किया जाए, जैसलमेर की रॉयल फैमिली को, और जोधपुर ले आओ। तो जैसलमेर के राजा को जाकर भाई जोधपुर के राजा ने आपके लिए अलग से एक चार्टर भेजा है और कहा कि आपकी पूरी रॉयल फैमिली को, रानी बच्चे जो भी है, वो जोधपुर चलो। नहीं, क्यों जोधपुर क्यों जाऊं मैं? तो साहब उधर से पाकिस्तान का हमला हुआ है, हो सकता है अपने कमजोर पड़े, पाकिस्तान भारी पड़ जाए, और पाकिस्तान भारी पड़ जाएगा तो आप पर कब्जा कर लेगा। कब्जा करते सबसे पहले राजा वो मारेंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप जाओ। दिमाग खराब है तुम्हारा? जनता मर रही है वो नहीं दिख रही, और मैं भाग के जाऊं, जनता को इस स्थिति में छोड़ के जाऊं? आज दिन तक 1000 सालों से मेरे पूर्वजों ने इस जनता से टैक्स लिया है,
आज जब जनता के ऊपर ये बारी आई कि जनता मर रही है या जनता पर अटैक हुआ, तो मैं कहूं मैं भाग के जाऊंगा ना, जनता मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। आपको हमारी सहायता करनी है तो कीजिए, वरना हम हमारी सहायता कर लेंगे। उस बंदे के इस स्टेटमेंट से मुझे याद आता है कि इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान राष्ट्रपति सबसे पहले भागा। मुझे याद आता है कि यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय, तुम भले उनके बहादुरी के कितने किस्से को पता भी नहीं है कहां है, 4 दिन पहले पता चला कि वो के लिए फोटो शूट करवा रहा है, वाइफ अलग फोटो शूट करवा रही है, खुद अलग फोटो शूट करवा रहा है। आपका देश युद्ध की विभीषिका में जल रहा है, आप फोटो शूट करवा रहे हैं। तब जैसलमेर वाले राजा को लगता है कि नहीं यार, राज क्या चीज है, कि उसने कहा कि नहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मरेंगे तो सारे साथ में मरमुरा जाएंगे। इसलिए जैसलमेर का तय हो गया कि जैसलमेर किधर मिलेगा,